तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द माफिया हंटर के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था सियोंगा राय से कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इस वक्त एक डिजीज है। इस डिजीज को बर्नआउट सिंड्रोम कहा जाता है। इस डिजीज तब फैलता है जब तुम्हारी बॉडी जहाँ पर बर्नआउट के साथ इस हवा के साथ कांटेक्ट में आती है और उसके बाद ये डिजीज और ज्यादा बढ़ जाता है और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होगा। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन अगर तुम मेरे करीब रहोगे तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल ठीक महसूस होगा। ठीक है, तुम्हारा इलाज मैं हूँ। अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो हमारा राय जो होता है उसकी बात सुनने के बाद से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से इस तरह की चीज कैसे निकल सकती है। तो वो उसे कहते हैं कि मेरी मॉम ने मुझे इसी तरह बनाया है। ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहती है मुझे लगता है कि हमारी दुनिया से इस बर्नआउट शॉक यानी कि हमारी दुनिया से आग के खत्म हो जाने के पीछे मेरी मॉम का हाथ है। अपनी मॉम की वजह से मैं इस दुनिया में हूँ जिस दुनिया में आग भी नहीं है। मैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मुझे अपनी मॉम को ढूंढना होगा। अगर मैं अपनी मॉम को ढूंढ लूंगी तो मुझे लगता है कि हम लोग दुनिया में आग को वापस ला सकते हैं और इस बीमारी से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। तो राय उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मॉम है कहां पर। आज तुम्हारी मॉम को हम लोग कहां पर जाकर ढूंढेंगे। तो वो उसे कहती है कि मेरी मॉम इस वक्त टॉप जोन में, हमें टॉप जोन में जाकर उन्हें ढूंढना होगा। तो वो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, टॉप जोन में हम लोग कैसे जा सकते हैं। तुम मुझे पास जानते हो कि अभी यहाँ पर मिलिट्री के लोग हमारे दुश्मन बन चुके हैं। मिलिट्री के अलावा यहाँ पर आग की पूजा करने वाले सभी लोग हमारे दुश्मन है और साथ ही माफिया के लोग तो वो किसी के सगे नहीं, वो तो जहाँ पर भी किसी को देखते हैं वहीं पर उनको एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बना लेते हैं। जहाँ पर तुम टॉप जोन के लोगों को भी मेरा दुश्मन बनाना चाहती हो। तो इसी के साथ ही वो थोड़ा सा पीछे हटती है। जैसे ही सियोंगा थोड़ा सा पीछे हटती है वो वहीं पर फिर से चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, कभी भी इस मिशन के लिए हाँ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ टॉप जोन नहीं जा सकता, चाहे तुम यहाँ पर मुझे मारी क्यों ना डालो, लेकिन टॉप जोन में जाना डेथ मिशन है। हम दोनों के लिए वहां पर जाकर कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। सियोंगा उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। और साथ ही वो थोड़ा सा और पीछे हटती है जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। वो वहां पर और भी ज्यादा जोर जोर चलाना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी में और भी ज्यादा बीमारी फैल रही होती है। तो सियोंगा उसे कहती है कि मुझे अभी भी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो फिर ठीक है, टॉप जोन में चलते हैं। तो सियोंगा उसकी बात मान लेती है और कहती है तो फिर ठीक है, हम लोग टॉप जोन में चलेंगे। सीन जो होता है मिलिट्री बेस का दिखाया जाता है, यानी मिलिट्री के बेस का जहां पर से हमारा राय जो था वो ऑपरेट किया करता था। प्रोफेसर यहीं का लीडर था और वहां का सीन दिखाता है कि वहां पर तबाही मची होती है। वहां के जो लोग होते हैं उन सभी को मार दिया गया होता है। वहां पर सिर्फ एक ही मिलिट्री ऑफिसर बचता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, टॉप जोन के हंटर्स का यहाँ पर हमारे इस डेथ जोन में क्या काम है। तो टॉप जोन से वहां पर एक हंटर और उसके साथ एक टेस्ट सब्जेक्ट होता है, वो लोग वहां पर आए होते हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी मीडिया ने यहाँ पर उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसको फायर वुमन कहते हैं, यानी उस लड़की जो आग जला सकती है। बताओ कि वो कहां पर है। यहीं पर से हमें एक सीन दिखाते हैं जहां पर एक छोटी बच्ची भागती हुई जा रही होती है। ये एक सपना है। तो वो लड़की भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं, वो उसे मारना चाहते हैं। वो कहते हैं ये एक मॉन्स्टर की बेटी है, जल्दी से इसे पकड़ लो, उसके बाद से मार डालेंगे। वो सभी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें अपने गांव को बचाने के लिए इस मॉन्स्टर लड़की को मारना होगा। तो वो लड़की भागती हुई अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है, जाकर अंदर जाती है और जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले एक पत्थर उसके सर में लगता है और बेचारी वहीं पर अंदर बैठकर रोना शुरू कर देती है। वो दरवाजा बंद करके दरवाजे के पास ही बैठ जाती है ताकि उसे बंद करके रख सके। इसी के साथ ही उसे बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है। वो बाहर की तरफ दरवाजा खोलती है और कहती है कि बाहर क्या हो रहा है, लगता है चले गए। ऐसी वहां पर से दरवाजा खोलने लगती है। इसी के साथ एक लकड़ी जो होती है दरवाजे के अंदर आ घुसती है। तो इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर दरवाजे के पास ही जाकर बैठकर अंदर रोना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाली है। लेकिन साथ ही वहां पर बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई बाहर किसी को पीट रहा हो। तो वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती है देखने के लिए कि बाहर क्या हुआ है। तो जैसे वो बाहर निकलकर देखते हैं तो वहां पर एक लड़का खड़ा होता है और उस लड़के ने उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर वहां से भगा दिया होता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो लड़का उसके सामने हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वहीं पर गिरता बेहोश हो जाता है। ठीक है, साथ ही हमारी सियोंगा जो होती है उसे होश आ जाती है। वो सो रही थी और उसने सोते वक्त ये सपना देखा था। ये सपना नहीं था बल्कि उसकी पास मेमोरीज थी। वो उठकर बैठती है, अपना नाइफ सामने करती है और कहती है ये क्या, मैं यहाँ पर सो कैसे गई, मैं यहाँ पर कैसे सोई और ये क्यों, मैं सोई क्यों हूँ। तो जब सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमारा राय खड़ा होता है। तो हमारा राय जो होता है उसे अपने घर में लेकर आया होता है। वो एक टूटे हुए पुल के ऊपर एक ट्रेन के डब्बे के अंदर रहता है। तो वो उसे कहती है कि ये कौन सी जगह है। तो हमारा राय उसे कहता है कि तुम इस वक्त मेरे घर में हो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया था और यहाँ पर लाने के बाद मैं तुम्हें बिस्तर पर लिटाया और तुम सो गई। मुझे लगता है कि जैसे तुम पहले कभी सोई ही नहीं, तुम इतना ज्यादा यहाँ पर सो रही थी और इतने आराम से सो रही थी। तो वो उसे कहती है कि क्या मैं यहाँ पर इससे पहले कभी नहीं सोई, जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई है इस दुनिया में, इस खतरनाक दुनिया में, मुझे लगता है कि मैंने कभी भी 2 घंटे से ज्यादा सोया नहीं है। पर राय से कहता है कि इसी वजह से मुझे लगा था कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसी वजह से तुम यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे सोती रही हो। 12 घंटे की नींद के बाद तुम उठी हो। बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मैं यहाँ पर पूरे 12 घंटे के लिए सो रही थी। तो राय उसे कहता है कि हाँ तुम सो रही थी और रात के वक्त तो तुम बहुत ही बुरी तरह से खराटे भी मार रही थी। वो कहती है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खराटे नहीं मार सकती। साथ ही वो से कहती है लेकिन एक बात तो है कि मुझे
मुझे आज से पहले इतनी कंफर्टेबल नींद कभी नहीं आई। यानी कि आज से पहले जब भी मैं 2 घंटे के लिए भी सोती हूँ तो मुझे इसी बात का डर रहता है कोई कहीं से आ जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर मैं बड़े मजे के साथ सो रही थी। तुम्हारा राय उसे कहता है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम यहाँ पर रुककर इंतजार करो, यहीं पर आराम करो, जबकि मैं मिलिट्री कैंप में जाता हूँ, वहां पर जाकर देख कर आता हूँ। तो वो कहती है कि अब तुम मिलिट्री कैंप में क्या करने के लिए जाने वाले हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉस गद्दार था और बाकी के सभी लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तुम्हारा राय उसे कहता है कि वहां पर कल ही 2 बच्चे आए थे जिन बच्चों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, मुझे उन बच्चों को जाकर छुड़ा कर लाना होगा। मैं किसी निर्दोष बच्चे को वहां पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे। तो उसे कहती है कि तुम तो अभी तक जहां पर पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए, तुम वहां पर जाकर क्या ही कर लोगे, और ऊपर से मुझसे दूर जाने के बाद तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाएगा। तो राय उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर मदद करने वाले लोग नहीं है, मैं अकेला यहाँ पर और क्या करूं, मैं यहाँ पर खुद ही वहां पर जाऊंगा और बच्चों को बचा कर लाऊंगा। सियोंगा उसे कहती है नहीं, मेरे पास कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। राय कहता है कि अब यहाँ पर और कौन से लोग आ गए जो मेरी मदद करेंगे। सियोंगा उसे कहते हैं कि मैं एक हाइड आउट के बारे में जानती हूँ जहाँ पर कुछ रेफ्यूजीज हैं, वो रेफ्यूजीज वहां पर हाइड आउट के अंदर छुपे हुए हैं कि यहाँ पर माफिया के लोग उन्हें पकड़ ना लें, मैं उन लोगों से तुम्हारी मदद करवा सकती हूँ। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में टेंपल ऑफ फायर का दिखाया जाता है। तो वो टॉप जोन से आया हुआ जो हंटर होता है मिलिट्री कैंप में सभी लोगों को मारने के बाद अब यहाँ पर टेंपल ऑफ फायर में पहुंच जाता है। टेंपल ऑफ फायर में पहुंचने के बाद वो वहां पर उन लोगों को मार रहा होता है, उनके जायंट्स को वो बड़ी आसानी से मार डालते हैं और उसके बाद वो लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कहाँ पर है, वो लड़की जो आग जला सकती है, हमें उस लड़की की तलाश है। वहां पर उनका जो लीडर होता है यानी आग की पूजा करने वालों का जो लीडर होता है वो उसे कहता है कि हम सभी लोगों ने उस लड़की को यहाँ पर आग के देवता को चढ़ाने का फैसला कर लिया हुआ है और वो लड़की यहाँ पर हमारे लिए एक बलिदान है और हम उस लड़की को ढूंढ कर यहाँ पर उसकी बलि देंगे। तुम उस लड़की को नहीं ले जा सकते और हम तुम्हें उस लड़की के बारे में भी नहीं बताएंगे और तुमने हमारे लोगों को मारा, अब यहाँ पर तुम्हें इसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। के साथ ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि इसी के साथ ही टॉप जोन का हंटर भी अपने बड़े से शायद को उठाता है और उन सभी के ऊपर अटैक करता है। तो वो वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम हार्वेस्ट होता है उसको यूज करता है। तो वो अपने बड़े से शायद को घुमाकर उन सभी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है। तो वहां पर जितने जाइंट होते हैं उन सभी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे उस लड़की के बारे में बताने वाले हो। तो आग की पूजा करने वालों का जो लीडर होता है वो कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर आग की पूजा करने वाले लोग हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के सबसे बड़े रिलीजियस ग्रुप के इस छोटे कैंप को बर्बाद करके बच पाओगे? तुम नहीं बच पाओगे। हमारे फॉलोअर्स पूरी दुनिया में है और वो सभी यहाँ पर हमारा साथ देंगे। यहाँ तक कि माफिया के लोग भी हमारे साथ पंगा नहीं लेते, वो भी हमसे दूर रहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद टॉप जोन का हंटर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम सभी लोगों से डरता हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा है तो तुम यहाँ पर टॉप जोन से आगे निकल सकते हो? और साथ ही वो वहां पर हार्वेस्ट को बार बार यूज करते हैं, यानी बार बार अपनी टेक्निक को यूज करता है और फायर के टेंपल में जितने भी लोग होते हैं आग की पूजा करने वाले वो सभी के सभी को मार डालता है। वो किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। उन सभी के मरने के बाद वहां पर वो देखता है जहां पर उस बाले के ऊपर हमारे राय की शर्ट टंगी होती है, क्योंकि वो अपनी जैकेट को यहीं पर उतार गया था। तो वो उसकी जैकेट को देखता है और कहता है कि मुझे इस जैकेट के अंदर से आग की खुशबू आ रही है, लगता है कि वो लड़की जहां पर आई थी हमें वो मिल चुकी है, हमें बस इस जैकेट के वाले बंदे का पीछा करना होगा और हम लोग उस लड़की तक पहुंच जाएंगे। हंटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी उस लड़की को ढूंढ लेंगे। जबकि जहां से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे राय का दिखाया जाता है। तो राय और सियोंगा दोनों वहां पर से बर्फ की तरफ आगे चल रहे होते हैं। तो हमारा राय उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जहां पर मुझे रिफ्यूजी हाइड आउट की तरफ लेकर जा रही हो या फिर तुम यहाँ पर मुझे बर्फ में जमाकर मारना चाहते हो और ऊपर से तुमने मुझे इतना ज्यादा बोझ उठाया हुआ है, क्या तो इसमें से तुम आधा उठा नहीं सकती? तो सियोंगा उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर अकेली जा सकती हूँ, मुझे उस रिफ्यूजी कैंप के बारे में पता है, मैं अकेली चली जाती हूँ। जैसे वो थोड़ा सा पीछे हटती है राय कहता है नहीं 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 मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज यहीं पर रुको, तुम्हारे पर भरोसा है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा नहीं करता तो फिर तुम्हारे साथ यहाँ पर आता ही क्यों? सियोंगा उसे कहती है कि इस बात से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें मेरे पर भरोसा है। तो हमारा राय अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि ये लिटिल डीमन उससे क्या क्या करवा रही है, उसकी कमजोरी जो इसके पास है। तो वो घूर कर उसकी तरफ देखती है। तो हमारा राय उसे कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो बस ये कहा कि हमें चुपचाप आगे चलना चाहिए। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि अगर तुम यहाँ पर गन को यूज कर सकती हो फिर तो तुम्हारे लिए टॉप जोन में जाना बड़ा ही आसान है, यानी कि रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को तुम गन्स और टैंक्स वगैरह को यूज करके मार सकती हो और वहां पर आसानी से जा सकती हो। तो हमारी सियोंगा उसे कहती है लगता है कि तुम कभी डेथ जोन से बाहर नहीं निकले, यानी कि तुम इसी जगह में रहे हो। तो वो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं यहीं पर रहा हूँ। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि डेथ जोन के बाहर के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि बाहर जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं? यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मुकाबले में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और आम ऑर्डिनरी गन्स के साथ हम उनको नहीं मार सकते। ये बात सुनने के बाद मैं राय काफी ज्यादा हैरान होता है। तो सियोंगा उसे कहती है कि अगर मैं यहाँ पर किसी गन को यूज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट करना पड़ता है कि अगर मैं यहाँ पर जिस भी चीज को यूज करना चाहती हूँ मुझे उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, मुझे उसे छूना पड़ेगा। यहाँ पर किसी बॉम्ब को फोड़ना चाहती हूँ तो मुझे अपने हाथ में उसे पकड़ना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पर ये नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैं यहाँ
यहाँ पर अपनी कोई मिलिट्री फोर्स क्रिएट नहीं करने वाली हूँ, ना ही यहाँ पर गन्स सभी के सामने यूज करने वाली हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगी तो सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं गन्स यूज कर सकती हूँ और सभी लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। तो वो उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर आग की पूजा करने वाले लोगों की गॉडेस बन सकती हो, उनकी हेड बन सकती हो। तो कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि मैं एक फेक गॉडेस बन जाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम चाहते हो कि मैं उनकी गॉडेस बनने के बाद उनको इस्तेमाल करूं, है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो लोग मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशन देने वाले हैं तो उसके बाद जब उन्हें पता चलेगा कि मैं सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर रही थी, उसके बाद क्या होगा, वो लोग मुझे ढूंढेंगे और मार डालेंगे। हमारा राय उसे कहता है तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या तुम वो सुनना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ कि वो क्या ऑप्शन है। राय उसे कहता है तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो, हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, हम दोनों यहाँ पर छुप कर रह सकते हैं और दोनों यहाँ पर एक साथ रहेंगे। तो राय उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तुम्हें झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम्हारे साथ रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर समझ रही हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर एक एंटीडोट की तरह अपने साथ रखना चाहते हो, क्योंकि तुम जिंदा रहना चाहते हो, इसी वजह से तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। राय उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे पहले मरने वाले हो।